चैप्टर 1 डोंगी निर्माता। डिक मूंगे की एक चट्टान पर खड़ा होकर दक्षिण की ओर देखने लगा। उसके पीछे बाहरी समुद्र की लहरें गरज रही थीं और हवा में तैरती हुई समुद्री लहरें बिखर रही थीं। उसके सामने एक झील की तरह शांत सागर फैला हुआ था, अनंत, नीला और मछली पकड़ने वाली सीगल द्वारा उड़ाया जा रहा था। कैरोलिन का लैगून 40 मील लंबे मूंगे के घेरे से घिरा यह विशाल तालाब अपने आप में एक समुद्र था। तेज हवाओं में तूफान का समुद्र, हल्की हवाओं में नीले रंग की झील, और यह उसका था, वह जो कल ही यहाँ उतरा था। औरतें, बच्चे, युवा, सभी जनजातियां जो तपती धूप में समुद्र तट पर व्यस्त दिखाई देती थीं, जाल से मछली पकड़ती थीं, अपने खेल खेलती थीं या परका पैच पर काम करती थीं, सभी उसके लोग थे। रेत पर खींची गई डोंगियां और खाली घर उसके थे जहां युद्ध की डोंगियां कभी अपने रोलर्स पर आराम करती थीं। फिर जब उसने लैगून से डोंगी घरों की ओर अपनी नज़र घुमाई तो उसका माथा सिकुड़ गया और लैगून की ओर पीठ करके वह बाहरी तट और उत्तरी समुद्र की लहरों का सामना करते हुए खड़ा हो गया। वहां दूर, समुद्र की रेखा से परे, अदृश्य, ताड़ का पेड़ था, एक स्वप्न जैसा सुंदर द्वीप, फिर भी शैतानों से भरा हुआ। जाल बनाने वाले ले ताओई का बेटा छोटा तारी, जो पास ही मूंगे पर बैठा था, उसकी ओर देख रहा था। तारी को जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन वह जानता था कि युद्ध में बह गए कैरोलिन के सभी पुरुषों ने महिलाओं और लड़कों और बच्चों को उसके जैसे निहत्थे और बिना किसी पुरुष या नेता के छोड़ दिया था। फिर कल उत्तरी समुद्र से एक अजीब नाव में और कटवा के साथ वह लड़की जो वर्षों पहले मछली पकड़ते समय समुद्र में बह गई थी, यह अजीब नई आकृति आई थी जिसे देवताओं ने भेजा था, जैसा कि महिलाओं ने कहा, उनका प्रमुख और शासक बनने के लिए। बालक को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि देवता कौन हो सकते हैं, और न ही उसे इसकी कोई परवाह थी। अब वो इस अद्भुत नए व्यक्ति के साथ अकेला था और अपनी मां की पहुंच से दूर था। उसने बचपन की पूरी सरलता के साथ सीधे प्रश्न पूछा। ताउरी, छोटी तारी ने कहा, तुम कौन हो? एक कमीना टाई। क्या डिक जवाब दे सकता था? क्या बच्चा डिक द्वारा बताई गई अजीब कहानी के अजीब शब्दों को समझ पाता? तारी, मैं दुनिया से परे के लोगों से आया हूँ, तुम जानते हो। मेरा नाम डिक लेस्ट्रेंज है, और जब मैं तुमसे छोटा था, तारी, मुझे उस द्वीप पर एक बूढ़े नाविक के साथ अकेला छोड़ दिया गया था, जिसे तुम मारुआ ताड़ का पेड़ कहते हो, जो उत्तर में 50 मील की दूरी पर है। वहाँ हम रहते थे और वहाँ मैं एक लड़का हुआ और किरनी, जो उसका नाम था, ने मुझे मछली पकड़ना और भाले से मछली मारना सिखाया, और उसने मेरे लिए खेलने के लिए चीजें बनाई, द्वीपों की डोंगियों से अलग छोटे जहाज। और फिर, तारी, एक दिन बहुत पहले कटवा आई, वह लड़की जो यहाँ से एक तूफान में उड़ गई थी। वह हमारे साथ तब तक रही जब तक कि किरनी की मृत्यु नहीं हो गई, और फिर हम दोनों अकेले हो गए। उसने मुझे अपनी भाषा सिखाई, जो कि कैरोलिन की भाषा है। उसने मेरा नाम ताउरी रखा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और शायद हम हमेशा के लिए मारुआ में रहते अगर एक बड़ा जहाज वहां बुरे लोगों से भरा हुआ नहीं आता। मेलानेशिया के पूर्वी द्वीपों से लोग, वे पेड़ काटने आए थे। फिर वे उठे और अपने साथ श्वेत लोगों को मार डाला और जहाज को जला दिया, और हम अपनी नाव में सवार होकर उनसे बच निकले। अपने साथ वह सब कुछ ले गए जो हमें प्रिय था, यहाँ तक कि छोटे जहाज भी, और हम आकाश में लैगून की रोशनी के नेतृत्व में कैरोलिन की ओर बढ़े। लेकिन वह तारी को ये या कम से कम पूरी बात नहीं बता सकता था, क्योंकि डिक का नाम ही उसकी स्मृति से गायब हो चुका था, और वह भाषा भी जो उसने बचपन में बोली थी, किरनी, वह नाविक जिसने उसका पालन पोषण किया था, लगभग भूल चुका था। उसके अतीत की चमकदार धुंध में लगभग खो चुका था। लंबे समय से जहाज से डूबे और अकेले लोगों के लिए अतीत धुंधला और धुंधला हो जाता है। डिक के लिए ये सिर्फ कटवा के मरुआ आने से शुरू होता है। पीछे और आगे सब कुछ भूल गया था, जैसे कि उष्णकटिबंधीय प्रकाश की महान ज्वाला में भस्म हो गया हो जिसने द्वीप और समुद्र को नहलाया हो। नारियल के बागों को बहा ले जाने वाले तूफान, बरसात के मौसम की धुंध। किरनी को पूरी तरह से भुला दिया गया होता अगर उसने उस लड़के के लिए छोटे जहाज नहीं बनाए होते जो अब एक आदमी था। उसने सवाल पूछने वाले बच्चे की ओर देखा। मैं ताउरी हूँ, तारी तातू, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं मालूम, बच्चे ने कहा।
मैं सांस लेते हुए पूछता हूँ, लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति मध्यान्ह कभी भी तारी मछली के सवालों का जवाब नहीं देगा। जाल खींचते हुए कुछ बच्चों की चीखों से आकर्षित होकर उसका सरल मन पहले ही विषय को भूल चुका था और वह उठकर भाग गया। डिक ने फिर से उत्तर की ओर अपनी नज़र घुमाई। बच्चे के सवाल ने उसके दिमाग को झकझोर दिया था और उसने फिर से उस स्कूना को देखा जो केवल मेलानेशियाई लोगों द्वारा जलाए जाने के लिए पाम ट्री में उतरा था। उसने फिर से खुद को और कटवा को देखा जब वे उस पुरानी नाव में भाग रहे थे जिसे किरनी ने उसे बचपन में चलाना सिखाया था। उसने कल उन्हें इस समुद्र तट पर उतरते देखा और महिलाओं और बच्चों को उसके चारों ओर झुंड में देखा। वह आदमी था जिसे वे देवताओं द्वारा अपना प्रमुख और नेता मानते थे। फिर जब उसने उत्तर की ओर देखा तो उन लोगों की याद जिनसे वह लड़की के साथ बचकर आया था, समुद्र और आकाश की सुंदरता पर दाग लगा गई। पाम ट्री पर कब्जा करने वाले लोगों का कोई तत्काल डर नहीं था। पाम ट्री के लोगों के पास डोंगियां नहीं थीं, लेकिन वे डोंगियां बनाएंगे, निश्चित रूप से वे डोंगियां बनाएंगे, और निश्चित रूप से वे आकाश में कैरोलिन लैगून की दूर दर्पण जैसी चमक देखेंगे जैसा कि उसने देखा था, और वे आएंगे। हो सकता है कि अभी बहुत लंबा समय हो, लेकिन वे आएंगे। डिक एक जंगली आदमी था, एक कनक, एक जंगली आदमी, और फिर भी वह गोरा आदमी था। वह आगे की सोच सकता था, वह किसी विषय के इर्द गिर्द सोच सकता था और वह कल्पना कर सकता था। यही कारण था कि उसने उस सुबह एक डोंगी दक्षिणी समुद्र तट पर भेजी थी ताकि वह योमा, पालिया और तफाता को बुला लाए। ये 3 बूढ़े व्यक्ति थे जो युद्ध के लिए बहुत बूढ़े थे, लेकिन डोंगी बनाने में माहिर थे। यही कारण था कि जब वह पूरी भीड़ में जनजाति को देख रहा था, तो उसकी आंखें इस तथ्य से चमक उठी कि लगभग 100 युवा युद्ध की आयु के लिए परिपक्व हो रहे थे। लेकिन इन सबके नीचे, उसके मन को प्रकाशित और उत्साहित करते हुए, साहस को उकाब की ऊंचाइयों तक बढ़ाते हुए, उसके मन में कटवा के लिए जुनून था। उसका दूसरा स्व उसके लिए स्वयं से भी अधिक प्रिय था, जो खतरे में था, बहुत अस्पष्ट रूप से, फिर भी अभी भी खतरे में था। युद्ध की डोंगियां। क्या उसका इरादा लैगून में या किनारे की ओर बढ़ते किसी भी आक्रमणकारी से लड़ने का था, या फिर उसका अस्पष्ट इरादा हमलावर बनने का था, ताकि खतरे को बढ़ने से पहले ही उसके स्रोत पर ही नष्ट कर दिया जाए? कौन जानता है। एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा और मुड़कर उसने खुद को कटवा के सामने पाया। उसके काले बालों का एक गुच्छा लोचदार बेल के धागे से छूट गया था, जो उसे बांध रहा था। हवा के झोंके से बाज के पंख की तरह वापस उड़ गया, और उसकी आंखें, जो उसकी आंखों से मिलने के बजाय चमकीली और गहरी थीं, उस बिंदु पर टिकी थी जहां वह देख रहा था, ठीक उत्तर की ओर समुद्र की रेखा। देखो, कटवा ने कहा। लंबे अंतराल पर और मौसम की कुछ खास स्थितियों में, पाम ट्री, हालांकि समुद्र रेखा से बहुत पीछे था, मृगतृष्णा के माध्यम से कैरोलिन से दिखाई देता था। पिछली शाम उन्होंने इसे देखा था और अब ये फिर से जीवित होने लगा था, खिलने लगा था, जीवन में आने लगा था। दक्षिणी आकाश में नीचे एक रहस्यमय दाग, समुद्र की चकाचौंध में एक धुंधला धब्बा, जो धीरे धीरे गहरा होता गया और तब तक कठोर होता गया, जैसे किसी अदृश्य चित्रकार ने इसे चित्रित किया हो। ये द्वीप एक सपने की तरह सुंदर, पारदर्शी, फिर भी जीवंत दिखाई देता है। उसके कंधे पर हाथ रखे वे बिना कुछ बोले खड़े थे। उनके मन अशिक्षित थे, मृगतृष्णा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनकी आंखें उस स्थान पर टिकी थी जहां से वे बचकर आए थे और जो अब दूर समुद्र रेखा से परे इतने अजीब ढंग से उभर रहा था मानो उन्हें देख रहा हो। उन्होंने फिर से समुद्र तट पर जंगली लोगों की भीड़ देखी, जो दुर्स्वप्न में दिखने वाले रूपों की तरह राक्षसी आकृतियां थीं। उन्होंने फिर से हवा को महसूस किया जो नाव के पाल में भर गई थी और सुरक्षा और खुले समुद्र की ओर भाग रही थी। और फिर से उन्होंने मेलानेशियाई लोगों की चीखें सुनी जो उस रम के नशे में पागल थे जिसे वे स्कूना से चुराकर लाए थे और जिसे उन्होंने जला दिया था। और वहाँ उनके सामने त्रासदी का दृश्य था, वह सुंदर चित्र जो अभी भी उसमें रहने वाले राक्षसों के बारे में कुछ भी नहीं दिखाता था। फिर जब डिक ने इस सुंदरता को देखा, जो अभी भी एक धमकी और चेतावनी थी, तो उसके नथुने फैल गए और उसकी आंखें नफरत से काली हो गईं। उन्होंने उसे धमकाया था, ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने कटवा को धमकाया था, वह सब कुछ था और वे अभी भी उसे धमका रहे थे। किसी दिन वे आएंगे।
पाम ट्री का दृश्य वही दोहराता हुआ प्रतीत हुआ जो सहज वृत्ति ने उसे बताया था। वे डोंगियां बनाएंगे और आकाश में लैगून की दर्पण सी रोशनी देखकर वे आएंगे। उनके पास कोई महिला नहीं थी, वे पुरुष, और यहाँ महिलाएं थीं, और सहज वृत्ति ने उसे फुसफुसाते हुए कहा कि जैसे वह कटवा की ओर आकर्षित हुआ था, वैसे ही ये पुरुष कैरोलिन की महिलाओं की ओर आकर्षित होंगे। वे किसी ऐसे द्वीप की तलाश में क्षितिज को स्कैन करेंगे जिसकी जनजाति की महिलाओं पर हमला हो सकता है और लैगून की रोशनी देखकर वे आएंगे। काश वह जानता, खतरा केवल उत्तर में ही नहीं, बल्कि उस नीले समुद्र पर जहाँ कहीं भी लालच, इच्छा या घृणा विचरण करती है, वहाँ भी है, न केवल असभ्य लोगों के बीच, बल्कि सभ्यता के भेड़ियों के बीच भी। डिक के लिए दो द्वीपों के चारों ओर फैले पानी के संसार के अलावा कोई दुनिया नहीं थी, न यूरोप, न अमेरिका, न ही कोई इतिहास, केवल उसके छोटे से जीवन का इतिहास, जो कि कटवा का जीवन था, और फिर भी उस छोटे से जीवन में भी उसने मनुष्यों से डरना सीख लिया था और उसने समस्त इतिहास की नींव की कल्पना कर ली थी, युद्ध, लूटपाट और विनाश के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति। फिर धीरे धीरे पाम ट्री का दृश्य धुंधला होने लगा और अचानक वह बुझ गई रोशनी की तरह गायब हो गया, और जब वे समुद्र से लैगून की ओर मुड़े तो काटाफा ने लैगून के पानी के पार दक्षिणी समुद्र तट से आती एक डोंगी की ओर इशारा किया। ये वही डोंगी थी जिसे डिक ने डोंगी बनाने वालों के लिए भेजा था, और वे मूंगे को छोड़कर उससे मिलने के लिए भीतरी समुद्र तट की सफ़ेद रेत पर आ गए।